Hello, good morning students. Welcome to the third lecture of our current running chapter virtual work of your statics books. पिछले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था जिसका कि टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, है ना, और फुल टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जो था ये हमको क्या हमने इसमें प्रूव किया था, हमने इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट करके दो पार्ट्स प्रूव किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने माना था कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उस पे सेवरल कोप्लेनर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, और फिर ये अज्यूम करके हमने प्रूव किया था फिर सम ऑफ वर्चुअल वर्क जीरो होगा, और सफिशिएंट पार्ट में हमने इसका कन्वर्स प्रूव किया था। तो जब आप बुक्स में इस पार्ट को देखोगे, इस प्रिंसिपल को देखोगे, तो इसके ठीक एग्जैक्टली इसके बाद एक और प्रिंसिपल बुक में गिवन है ना। उसका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें जो वर्ड पार्टिकल है उसकी जगह वर्ड आ रहा है रिजिड बॉडी, है ना। पूरा पूरा जो टाइटल है वो मैं आपको सुनाता हूं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। यहां तक का पार्ट तो वही है, लैंग्वेज वही है जो हमने पहले बोली थी। फिर आगे वाला पार्ट डिफरेंट है। आगे पहले हमने बोला था एक्टिंग एट ए पार्टिकल, अब हम कह रहे हैं एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। यानी कि अब डिफरेंस क्या है दोनों प्रिंसिपल में। पहले सिर्फ एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल पर फोर्सेस एक्ट हो रहे थे और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था। अब इंस्टेड ऑफ पार्टिकल देयर इज ए रिजिड बॉडी, और उस रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फोर्स एक्ट हो रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कोई भी एक बॉडी है किसी भी शेप की, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग फोर्स एक्ट हो रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस केस में भी सेम प्रिंसिपल लागू होगा, सेम प्रिंसिपल होल्ड करेगा। कौन सा वाला कि अगर इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ वर्चुअल वर्क जीरो, और सम ऑफ वर्चुअल वर्क जीरो है तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस प्रिंसिपल का प्रूफ मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, आप इसको गो थ्रू हो जाइएगा बुक्स में से और इसको यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, तो आज हम इसके बाद आगे कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब तक हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है कि हमारे पास एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है जो कि रेस्ट पर है और उस पर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक इमेजिन कर लीजिए, अभी हम सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक रोम्बस का, वो उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो एक बॉडी है, रिजिड बॉडी। उस रोम्बस में चार रॉड्स आपस में जॉइंटेड थी और एक स्ट्रिंग वहां पर लगी हुई थी। तो दैट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए रिजिड बॉडी, और वी कैन समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट बाय ए सिस्टम। ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वेट भी है, उस सिस्टम में दूसरे फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे वहां पर टेंशन एक्ट कर रहा था। तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था कि वो जो फोर्सेस थे ना, उनके द्वारा वर्चुअल वर्क जो हुआ उसको हमने समझा था कि कैसे वर्चुअल वर्क हमें समझना है। अब यहाँ पर आज वाले लेक्चर में आपको एक टाइटल दिख रहा होगा ऊपर कि जब हम ऐसे सिस्टम को डील करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे फोर्सेस उस सिस्टम पे लग रहे होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क हम छोड़ देते हैं। देखिए आप क्या लिखा है टाइटल में, फोर्सेस विच मे बी ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ देना, यानी उसको नेग्लेक्ट कर देना। यानी हम फोर्सेस को नेग्लेक्ट, फोर्सेस तो लग रहे हैं पर हम उनके द्वारा किया गया जो वर्चुअल वर्क है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, या वो जीरो हो जाता है एक तरह से। तो ऐसे कुछ फोर्सेस का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इस, हालांकि मैंने इसका पूरा प्रूफ दिया है यहाँ पर, तो प्रूफ शायद एक आध बार पूछा है, पर मोस्टली आपसे ये पूछा जाएगा कि राइट सम फोर्सेस। वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मैंने टोटल यहाँ 5 लिखे हैं, उनमें से कोई भी 3 आपको याद करने हैं कि फोर्सेस, ये लैंग्वेज आएगी, राइट सम फोर्सेस विच आर ओमिटेड व्हाइल राइटिंग इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो आपको वहां पर
ये फोर्सेस की ये लिखनी है, क्या बोलते हैं इसको, इसका टाइटल लिखना है। जैसे इधर देखिए आप, नंबर 1 टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। फिर आप देखिए आगे हम चलते हैं, तो आगे आपके ये 4 फोर्सेस और ये यहाँ पर लिखे हुए देखिए आप इधर, ठीक है। ये हो गया, ये पूरी लाइन लिखनी है, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन। तो ये पांचों जो टाइटल हैं ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में कोई से भी 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, 5 पूछे जाए, तो आपको ये सब लर्न होंगे तो आप इसको लिख पाएंगे। ओके, तो देखिए आप इसके बाद हम सबसे पहला वाला जो यहाँ पर हमारा पार्ट है वो हम पूरा गो थ्रू हो रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, उस सिस्टम में एक कहीं पर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे अवितान्य, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती है, ऐसी स्ट्रिंग को हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग पर टेंशन एक्ट हो रहा है, यानी वो टाइट है ना, ऑल्दो इट इज टाइट बट इट इज नॉट एलोंगेटेड, तब ऐसी स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा उसके द्वारा जो वर्चुअल वर्क किया होगा वो 0 होगा। तो ऐसे टेंशन के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क को हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्यों, इसका रीजन देखिए आप इधर। तो आप यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे होंगे, इधर देखिए आप, इस फिगर के अंदर ए से लेकर बी तक, ये बी ये वाला पॉइंट है, ए से लेकर बी तक एक ऐसी स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स होता है वो होता तो एक ही है, पर उसको हम 2 इक्विवेलेंट फोर्सेस से शो करते हैं, है ना। एक, जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन टी है, तो हम टी को कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, बाई 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वन फोर्स जो होगा वो ए पर एक्ट करेगा अलोंग ए बी, यानी ये वाला जो टी है ये इस ए पॉइंट को इधर पुल कर रहा है ए बी की ओर, और ये वाला जो टी है ये बी पॉइंट को इधर पुल कर रहा है। तो हम कैसे ये समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं हमेशा के लिए कि कोई भी टाइट स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो टेंशन है वो क्या काम करता है, वो उसके दोनों एंड्स को इनवर्ट पुल करता है, ठीक है। तो ये वाला टी जो है इस ए को इधर पुल कर रहा है अंदर की तरफ, स्ट्रिंग के अंदर की तरफ, और ये वाला टी इस एंड को इधर पुल कर रहा है। तो ये किसी भी टाइट स्ट्रिंग के अलोंग लगने वाले टेंशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इस स्ट्रिंग को एक डिस्प्लेसमेंट दिया, ए बी स्ट्रिंग को हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, जिससे कि ये स्ट्रिंग इस पोजीशन में आ गई। देखिए आप, ये स्ट्रिंग की न्यू पोजीशन है, इसका नाम मैंने रखा है A1 B1। इनिशियल नाम क्या था, AB, नाउ इन द न्यू पोजीशन इट इज नेम्ड एज A1 B1। ये B1 है, इसको B1 ढंग से लिख लीजिएगा आप, A1 B1। और हमको चूंकि दिया हुआ है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं कि AB की लेंथ और A1 B1 की लेंथ इक्वल है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर कुछ फिगर को और समझते हैं। देखिए आप, हमने यहाँ क्या किया, इस A1 से इस AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, A1C। ये लैंग्वेज में सब लिखा है, देखिए इधर आप, ड्रॉ A1C परपेंडिकुलर टू AB। तो आप, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ समझा रहा हूँ कि A1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, फिर हमने B1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर, ये भी हमने AB पर ड्रॉप किया। लेकिन चूंकि AB तो यहीं पे आकर एंड हो रही है, तो हमने कहा हमने इस AB को प्रोड्यूस कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, और फिर हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला ताकि ये इसको मीट हो जाए। फिर हमने एक थर्ड परपेंडिकुलर डाला देखिए A1 से इस B1D पर, ये परपेंडिकुलर है A1M। यहाँ सभी जगह आप ऐसे परपेंडिकुलर का साइन लगा देना, है ना, इससे और क्लियर हो जाएगी बात। तो ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गए। फिर देखिए यहाँ पर जो हमने मेन बात आपको यहाँ समझाई थी, ऊपर बोली थी, वो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी है कि टेंशन को हम 2 इक्विवेलेंट फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें मेन काम में आते हैं, वर्चुअल वर्क फाइंड करना। तो देखिए आप इधर क्या करें हम,
नाउ द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन AB टू A1 B1। ठीक है, तो ये वर्चुअल वर्क ही हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये जो वर्चुअल वर्क होगा इट विल बी द अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स डन बाय T at A एंड T at B। अब इसका क्या मतलब है देखिए, तो जैसा कि हम बार बार इसी बात को समझ रहे हैं कि भाई किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो दो फोर्सेस से रिप्रेजेंट होता है, ये वाला T और एक ये वाला T। तो ये वाला T A पर एक्ट कर रहा है और ये वाला T B पे एक्ट कर रहा है। तो इसी बात को हमने लिखा है कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो फोर्सेस हैं इनके द्वारा किया गया वर्क डन फाइंड कर लेंगे और उनका हम अलजेब्राइक सम कर देंगे। तो वो सम ही रिप्रेजेंट करेगा इस स्ट्रिंग के अलोंग लगने वाले टेंशन के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क्स को। ठीक है, तो अब आप देखिए हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि ये लाइन यहाँ कैसे आई। दिस इज T इंटू AC माइनस T इंटू BD। ये अगर आप समझ गए उसके बाद तो बस मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि ये हमने एक फॉर्मूले से लिखा है। कौन सा फॉर्मूला? वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला जो हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। ये वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जो उसी फोर्स की डायरेक्शन में है। तो अब आप देखिए इधर मैंने T को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, एक तो AC से, ये तो लेफ्ट वाले T के लिए, और इस वाले T को मल्टीप्लाई किया है BD से, ये राइट वाले T के लिए। तो देखिए आप इधर कैसे यहाँ पर हम फिगर में समझते हैं। देखिए अब इधर ये वाला जो T है ये इस एंड A पर एक्ट कर रहा है और ये एंड डिस्प्लेस होकर A डैश पर आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप कहोगे A डैश, A1, सॉरी इसको अपन A1 बोल रहे हैं, A1 डिस्प्लेसमेंट हो गया A में। लेकिन क्या मैं इस T को A1 से मल्टीप्लाई कर दूं? नेवर, बिकॉज फोर्स तो लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है। तो मैं इस फोर्स को किस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा? जो इसी फोर्स की डायरेक्शन में हुआ। तो यहां पर मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ड्यू टू दिस फोर्स A पॉइंट इस फोर्स की डायरेक्शन में कितना मूव हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कल वाले प्रिंसिपल में मैंने आपको समझाया था, मैं A1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो ये परपेंडिकुलर जो मैंने आपको इनिशियली बताया था ये इसीलिए ड्रॉप किया है। तो ये A1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया A1C। ठीक है, सो दैट व्हाट विल AC डिनोट? AC will denote the displacement of A in the direction of this force। इसलिए वहां पर T को मल्टीप्लाई किया हमने AC से। सिमिलरली आप इधर देखिए, ये वाला T इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और ये इस T की कारण ये पॉइंट इधर डिस्प्लेस हो गया। ये नई बात है। देखिए यहां पर तो क्या हो रहा था, जिस डायरेक्शन में T था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो थीटा इज 0, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स इधर है लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड राइट साइड। तो थीटा इज पाई, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, force and displacement are opposite, so the angle between force and displacement is pi। तो if theta is pi then value of cos pi equals to -1। और वैसे भी आप जानते होंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, इसलिए वहां मैंने लिखा है -T इंटू BD। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी। तो ये इसकी की लाइन है जो कि आपको याद समझ के लिखनी है। ठीक है, उसके बाद तो आप देखिए हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाई है कि हमने AC को लिखा है AB माइनस CB। तो ये आप देख लीजिए इधर, ये AC लेंथ को मैंने लिखा है ये AB लेंथ माइनस CB लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर BD लेंथ को क्या लिखा है मैंने, CD माइनस CB। तो आप देखिए ये BD है, BD को मैंने लिखा पूरी CD में से मैंने CB माइनस कर दी। तो अब मैं क्या नोटिस करता हूं, मैं नोटिस करता हूं कि ये जो CB और CB, तो जब मैं इन ब्रैकेट्स को यहाँ ओपन करूंगा मल्टीप्लाई करके तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए आप -T इंटू CB यहाँ आ जाएगा +T इंटू CB। तो व्हाट रिमेन्स इज T इंटू
ए बी माइनस सी डी। इस लाइन को मैंने स्टार करके हाईलाइट किया है, ठीक है, ये आगे काम आएगी इसलिए मैंने इसको स्टार किया है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक और एल्जेब्राइक काम किया है, सी डी की जगह मैंने A1M पुट कर दिया। ये देख पा रहे हैं आप, सी डी की जगह क्या लिखा हुआ है A1M। तो इसको आप देखिए फिगर में, ये मेरी सी डी लेंथ है और सी डी को मैंने रिप्लेस किया किससे, A1M से। तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट लेंथ इक्वल होंगी। तो सी डी को मैंने A1B लिख दिया, A1M सॉरी। अब A1M को फर्दर मैंने क्या लिखा है, A1M को मैंने लिखा है A1B1 cos थीटा। ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, देखिए आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं A1MB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक साइड है जो कि एंगल से एडजेसेंट है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो गया बेस, और बेस को हम हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ द एंगल। तो A1M को मैंने लिखा A1B1 cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया सब, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से अब एक मैंने यहाँ पर मैनिपुलेशन क्या कह सकते हैं, जो मेरा गिवन है वो यूज किया है कि AB और A1B1 की लेंथ सेम है। ये हमने माना था कि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है। हालांकि यहाँ पर आप एक बात सोच सकते हैं कि कोई भी लेंथ फुली इनएक्सटेंसिबल नहीं हो सकती। अगर वो टाइट है तो उसमें थोड़ा बहुत तो एक्सटेंशन होगा। तो हम यहाँ एक तरह से ये मान रहे हैं कि ये एक्सटेंशन नेग्लिजिबल है, यानी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट और बिफोर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग की लेंथ नियरली सेम है। तो यहाँ पर तो हमने केवल एग्जैक्टली सेम का ही साइन लगाया जैसा कि बुक में आपके है, पर एक दिमाग में आप सोच सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताई बात। तो इसलिए मैंने A1B1 की जगह AB पुट करके AB कॉमन ले लिया यहाँ से। फिर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही है, ये एक्चुअली cos थीटा का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये इमीडिएटली ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, देखिए इसका मैंने यहाँ लॉजिक दिया है। पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 1 से 1 कट हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन इस ब्रैकेट की सारी टर्म्स में अंदर चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले टर्म आपकी क्या है, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर नेक्स्ट टर्म होगी थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो इन सारी टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। क्यों, रीजन क्या है, थीटा बीइंग स्मॉल। ये जो थीटा है ये हम मान रहे हैं बहुत ही छोटी वैल्यू है, इट इज वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा स्मॉल होता है और रेडियंस में नापा जाता है तो हम उसकी कोई भी नंबर अगर छोटा है तो उसकी हायर पावर्स तो और छोटी होंगी, ठीक है। तो सो दैट थीटा स्क्वायर थीटा 4 ये सारी टर्म्स की वैल्यू 0.000 में आएगी। तो इन सबको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इट इज बिकम 0, ठीक है। तो इन दिस वे मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि भाई अगर कोई स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, उसका जो टेंशन है उसके द्वारा उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रिंग में, तो उसका टेंशन उस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन 0 करेगा। तो ऐसे वर्क डन को हम ओमिट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। फिर आप देखिए आगे हम क्या लिख रहे हैं, हम आगे और वो सारे फोर्सेस लिख रहे हैं जिनको कि आपने ओमिट करना है अगर आप कोई वर्चुअल वर्क की प्रॉब्लम को डील कर रहे हो। तो जैसे आप देखिए सेकंड फोर्स क्या है, रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसका पूरा रीजन आपको बुक में मिल जाएगा कि जैसे हमने ऊपर रीजन पूरा आपको एक्सप्लेन किया ना, ऐसे इसका भी रीजन वहां गिवन है। तो इन सबके रीजंस को आप एक बार पढ़ लेना, इनका रीजंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, केवल ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि भाई कैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा राइट्स 3 फोर्सेस 4 फोर्सेस which will be omitted in writing the equation of virtual work। फिर आप देखिए आगे जो हम नेक्स्ट वाला काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इसके अंदर जो हम एक फॉर्मूला लर्न करेंगे वो फॉर्मूला ही हमको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो आप देखिए टाइटल तो क्या लिखा है, टू फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग एंड थ्रस्ट इन रॉड। अब टेंशन तो हम समझते हैं स्ट्रिंग में, अब थ्रस्ट नहीं हो सकता है आपके लिए नई चीज हो, वैसे तो हो सकता है फिजिक्स में आपने इसको पहले से समझा हुआ होगा, पर मैं आपको भी बता दूंगा इसके बारे में। तो देखिए टेंशन इन ए स्ट्रिंग,
टू फाइंड, यानी कि आप वेरी फर्स्ट लेक्चर वाला एग्जांपल याद कीजिए, जब एक रोम्बस हैंग हो रहा था एक पॉइंट से, और उस रोम्बस के अपोजिट वर्टिसेस को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा था, और वो स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड भी थी और टेंस भी थी। तो ऐसी स्ट्रिंग जो होती है जो कि एलोंगेटेड भी है और टेंस भी है, उसका टेंशन वहां पर मैंने आपको याद है मैंने लिखा था एक जगह उसका फॉर्मूला -t/डेल्टा AC, वहां मैंने ब्रैकेट में लिखा था टू बी डिस्कस लेटर ऑन। तो वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि वो फॉर्मूला हमने वहां कैसे लिखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे होंगे कि इसके लिए अगर मान लीजिए ये आर्टिकल एग्जाम में आता है तो इसका जो फिगर बनेगा वो वही बनेगा जो मैंने ऊपर बनाया है, ये वाला। बस फर्क अब ये होगा कि यहाँ पर तो हमने क्या अज्यूम किया था कि AP लेंथ और A1 B1 लेंथ जो है वो इक्वल है, लेकिन अब जो हम आर्टिकल कर रहे हैं उसमें A1 AB लेंथ और A1 B1 लेंथ इक्वल नहीं है। यानी ये लेंथ अगर मान लीजिए 2 मीटर है, तो यहाँ पर अगर ये लेंथ हो गई सपोज 2.2 मीटर या 2.1 मीटर, यानी यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन हो गया है ना। तो अब करना क्या होगा हमारे को, देखिए टेंशन निकालने के लिए बिल्कुल सेम आर्टिकल रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये आप तो देखिए सारी वही वाली बातें हैं जो ऊपर लिखी थी, बस ये एक्स्ट्रा बात हो गई जो आपको लिखनी है जो ऊपर ने लिखी थी। ऊपर हमने कहा था AB=A1 B1, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि A1 B1 की लेंथ हमने मान ली L प्लस डेल्टा L, जहाँ L AB की लेंथ है। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन स्टार जो मैंने फर्स्ट आर्टिकल में आज जो ऊपर फर्स्ट पेज पे लिखी है वो मैंने सेम यहाँ लिख दी है। वर्क डन बाई टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, वहां भी यही थी, AC माइनस BD आई थी आपको याद है। और फिर ये जो एल्जेब्रिक काम हमने किया ये हमने ऊपर भी किया था, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप ये कह सकते हैं कि यहां तक का काम बिल्कुल सेम है। ये देखिए अब इधर ये जो आ रही है लाइन T इंटू ब्रैकेट में AB माइनस A1 B1, ये वहां भी आई थी। ठीक है, वहां ये दोनों सेम थे तो जीरो हो गया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन, AB की जगह L पुट कर रहे हैं। हाँ, ये थीटा जो स्मॉल, इसका रीजन है कि cos थीटा को 1 ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है ना, ये एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा थीटा स्मॉल ब्रैकेट में। तो AB माइनस A1 B1 में AB की जगह L पुट कर दिया और A1 B1 की जगह L प्लस डेल्टा L पुट कर दिया। ठीक है ना, यही डिफरेंस है ऊपर और इसमें। वहां पर ये दोनों सेम थे तो आपस में एक दूसरे को उसने काट दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर L से L कट कर हमारे पास बचेगा डेल्टा L। तो रिमेंबर व्हाट इज डेल्टा L? डेल्टा L इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डेल्टा का मतलब यहाँ पर है इंक्रीज। तो ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया। किसका फॉर्मूला रेडी हो गया? वर्क डन बाय टेंशन इन ए elongated एंड स्ट्रेस स्ट्रिंग। कैसे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम T को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी इंक्रीज इन लेंथ से। डेल्टा L का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, और यहाँ पर रिमेंबर साइन हमको नेगेटिव लेना है। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग के टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आएगा। फिर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं आगे, वर्क डन, ये कुछ नहीं है, वर्क डन बाय द थ्रस्ट T इन ए लाइट रॉड। तो देखिए आप, तो अब पहले तो आप इसका फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं किया है, केवल हमने यहाँ पर इसको जस्ट लिखा है। तो आपको भी जस्ट याद ही करना है इसमें। तो आप नोट देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर साइन प्लस है। तो पहली बात तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रख लीजिए कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन ए रॉड, इन दोनों के द्वारा जो वर्क डन होता है उनका फॉर्मूले में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूले की बनावट सेम है। अब ये थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं प्रणोद। प्रणोद, हिंदी वाली बुक्स वाले स्टूडेंट्स देखेंगे तो वहां पर आपको प्रणोद लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि इसका इंग्लिश मतलब भी लिखी हुई है वहां पर बुक्स में। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक AB एक थ्रस्ट है, सॉरी AB एक रॉड है। फिर मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो AB क्या है? रॉड फिटेड इन ए सिस्टम। मतलब ये कैसी रॉड है?
यहाँ पर आपको ये सिंपली एक रॉड दिख रही है, पर आपको अज्यूम करना है कि ये रॉड किसी सिस्टम में फिट है, यानी फंसी हुई है किसी सिस्टम में कहीं पर। क्योंकि अगर फ्रीली हम कोई रॉड रख देंगे तब तो उस रॉड में कोई भी थ्रस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर ये रॉड किसी सिस्टम में फिटेड है, वो एग्जैक्टली आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी कोई फिटेड रॉड होती है तो उसके जो ए से लेकर एम तक देखिए, ये लेफ्ट हाफ पोर्शन है इसका, और एम से बी तक इसका राइट हाफ पोर्शन है। तो जो इसका लेफ्ट हाफ पोर्शन है ना, वो एक फोर्स इसके अलोंग एक्सर्ट होता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स ए होती है। सिमिलरली जो इसका राइट हाफ पोर्शन है, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होती है। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है ना, इन फोर्सेस को मैंने रिप्रेजेंट तो टी से किया है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकता है टेंशन से, पर ये टेंशन नहीं है। आपकी बुक में टेंशन फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दोनों को ही टी लेटर से डिनोट किया गया है, तो मैंने भी वैसे ही किया है। तो डिफरेंस क्या है, जब ये ए बी एक स्ट्रिंग थी तो इस पे जो टेंशन लग रहा था, इनकी दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड थी ऐसे, रिमेंबर। लेकिन जब ये रॉड है तो इस पे जो फोर्स लगेगा उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये एक किसी भी थ्रस्ट की एक प्रॉपर्टी है जो हमने फिजिक्स से नोट की है, ली है। तो आपको इसको दिमाग में रखना है कि थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड्स। और जैसे स्ट्रिंग में हमने कहा था कि स्ट्रिंग को हम दो इक्वल और अपोजिट फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इस किसी भी रॉड में थ्रस्ट तो होता तो एक फोर्स है, पर उसको हम दो इक्वल और अपोजिट फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आउटवर्ड लगते हैं। और थ्रस्ट के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला है थ्रस्ट इनटू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। बस सिर्फ यहाँ पर एक आज फाइनली एक और फॉर्मूला हम लास्ट इसका लर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने टाइटल क्या लिखा है, कैलकुलेट वर्क डन बाय वेट W एक्टिंग इन ए सिस्टम। ये सबसे वाइटल फोर्स है वर्क डन, सॉरी वेट के द्वारा किया गया वर्क डन, ये सबसे वाइटल वर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जो कि आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको समझते हैं, ये सारी जो थ्योरी है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर देखिए आप, सपोज कोई भी सिस्टम है, कोई भी रोम्बस है, स्क्वायर है, कोन है, कोई भी एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का वेट ओ पर एक्ट कर रहा है, ये ओ उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वेट लग रहा है माना उस बॉडी का W। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ओ पे एक्ट लग रहा है W। अब यहाँ पर एक नई और इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी है कि उस बॉडी के अंदर और उसकी जो सिचुएशन है, उस क्वेश्चन की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये पता पड़ता है कि क्या कि उस सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स है। ये आपको वर्चुअल वर्क के हर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट टास्क, क्वेश्चन को पढ़ के ये इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उसको आप दिमाग में सोचिए। हालांकि ये बात मैं आपको रिपीटेडली बार बार बताऊंगा कि किसी भी सिस्टम में या तो कोई पॉइंट फिक्स होगा, जैसे आप याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर का एग्जांपल रोम्बस वाला, वहां पर मैंने आपको कहा था कि रोम्बस को हमने ए पॉइंट से सस्पेंड किया है, तो वहां पर ए पॉइंट फिक्स है, दैट्स वाई ए का नाम वहां पर मैंने ए डैश नहीं रखा था, जबकि बी सी डी के नाम मैंने बी डैश सी डैश डी डैश रखे थे, आपको याद है। तो ऐसे ही कोई हर क्वेश्चन में कोई पॉइंट या कोई लाइन फिक्स होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे फिक्स लेवल। तो यहाँ पर हम इस दो पार्ट है वेट को कैलकुलेट करने के, दो फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम मान रहे हैं कि जो फिक्स लेवल है ना, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस फिक्स लेवल के ऊपर है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला देखिए ये है -W इंटू डेल्टा वाई। और इस सेकंड वाले केस में देखिए ये फिक्स लेवल है, जस्ट लाइक यहाँ पर ये फिक्स लेवल था, यहाँ पर ये फिक्स लेवल है। इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर थी फिक्स लेवल के, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स लेवल के नीचे है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स लेवल के नीचे है
तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा प्लस डब्ल्यू डेल्टा वाई। वही डिफरेंस है देखो माइनस प्लस का, जो कि टेंशन और थ्रस्ट वाले केसेस में था। तो ये आपको बहुत केयरफुली दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आपने प्लस का माइनस और माइनस का प्लस उल्टा ले लिया तो आपका सारी इक्वेशंस बिगड़ जाएगी, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इसका रीजन भी समझ लीजिए कि माइनस प्लस क्यों लिया है। जैसे अब इधर देखिए, यहाँ पर मैंने ये जूम किया है कि ये जो बॉडी है यहाँ पर, ये बॉडी को यहाँ शो नहीं किया है, इसको हमने एक वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट दिया, जिससे कि ओ पॉइंट ओ डैश पर रिप्लेस हो गया, सॉरी डिस्प्लेस हो गया, ओ इज डिस्प्लेस टू ओ डैश, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने एज्यूम किया डेल्टा वाई। और ये जो लेंथ है ओ की फिक्स लेवल से जो डिस्टेंस है, इसको मैंने वाई एज्यूम कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। चूंकि ये वाई है तो इसी वाई में इंक्रीज हो गया डेल्टा वाई, दैट्स वाई इसको मैंने डेल्टा से डिनोट किया है। अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन समझनी है कि डेल्टा वाई की डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि ओ इनिशियल पोजीशन थी और ओ डैश फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो ऊपर की दिशा में हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है। जबकि वेट लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट वो होगा ऊपर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो ऐसे फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है माइनस, वही कॉस पाई की वजह से नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे, ओ डैश नीचे है ओके, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं अलोंग है, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर थीटा 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पर फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला प्लस आ गया और यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट्स हैं सारे वर्चुअल वर्क के, बिना इनको समझे आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इनको रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट से हम इसको क्वेश्चंस करेंगे ओके इसके ऊपर। ओके, थैंक यू।